ऑडियो 2 जड़ी बूटियों द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। जड़ी बूटी चिकित्सा युग की महत्वपूर्ण आवश्यकता। इन दिनों आहार से लेकर चिकित्सा क्षेत्र तक में यह भ्रांति बुरी तरह घुस पड़ी है कि आहार या औषधियों में अनेक पदार्थों का सम्मिश्रण करने पर ही वे उपयोगी बनती हैं। वास्तविकता यह है कि इससे पाचन तंत्र को असाधारण कठिनाई उठानी पड़ती है और बहुत परिश्रम करने के उपरांत भी उपलब्धि न्यून मात्रा में हाथ लगती है। इस मान्यता के पीछे यह भ्रम जंजाल जुड़ा प्रतीत होता है कि जो खाया जाता है वह उसी रूप में शरीर में घुस पड़ता है। इस संदर्भ में न जाने यह तथ्य क्यों भुला दिया गया है कि मुंह से लेकर पेट में भ्रमण करने के उपरांत बाहर निकलने तक की प्रक्रिया इतनी आश्चर्यजनक तथा महत्वपूर्ण है कि खाए पदार्थ की प्रकृति और क्षमता में जमीन आसमान जितना अंतर उत्पन्न हो जाता है। अनाज से रक्त उत्पन्न करके कोई नहीं दिखा सकता। यह जादुई कमाल पेट के पाचक रसों का है। वे समान वनस्पतियों से भी जिसकी जरूरत है उसे अपने ढांचे में ढालकर सहज ही अपना काम चला सकते हैं। आहार और चिकित्सा क्षेत्रों की यह भ्रांति ही है कि वे जो खाएंगे उसी प्रकार के तत्व शरीर को उसी रूप में मिल जाएंगे। यदि ऐसा होता तो जिगर, गुर्दे, फेफड़े, आँख आदि के कमजोर पड़ने पर उन्हीं अवयवों को खिलाकर दुर्बलों, रोगियों की आवश्यकता पूरी कर ली जाया करती। एक निशाने पर एक साथ अनेक व्यक्ति तीर चलाएं तो यह पता नहीं चलता कि किसका निशाना ठीक रहा, किसका गलत, कौन योग्य है, कौन अयोग्य। जांच पड़ताल के लिए भी सभी को अलग अलग अवसर देना चाहिए। आहार उपचार के संबंध में यही नीति अधिक उपयुक्त है कि सम्मिश्रणों की अवहेलना की जाए और उनको प्राकृतिक रूप में अनिवार्य होने पर ही न्यूनतम उपयोग किया जाए। औषधियों में अनेक वस्तुएं मिला देने पर यह पता नहीं चलता कि उनमें से किसने क्या गुण दिखाए। सर्वविदित है कि सम्मिश्रण के उपरांत मूल पदार्थ के गुण यथावत नहीं बने रहेंगे और अपने गुणों के अनुसार उस तरह के अलग अलग लाभ देते रहेंगे। वरन यह सोचना चाहिए कि इस सम्मिश्रण का एक अतिरिक्त प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होगा जो इन पदार्थों में से किसी से मिलता जुलता ना हो और अपनी प्रतिक्रिया सर्वथा भिन्न प्रकार की करता रहे। यदि ऐसी योजना बनानी हो तो यह भुला दिया जाना चाहिए कि जिनका सम्मिश्रण किया जा रहा है वे अपने मौलिक गुण बनाए रहेंगे। वरन यह सोचना चाहिए कि उस मिश्रण के फलस्वरूप एक नए प्रकार का नया प्रभाव उत्पन्न होगा। यदि इस आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाए, निर्धारण किया जाए तो ही उसकी कुछ उपयोगिता समझी जा सकती है, पर ऐसा होता नहीं। सम्मिश्रण के उपरांत पदार्थ के भी अपने अपने गुण बने रहते हैं। इस भ्रांति ने आहार तथा औषधि क्षेत्र का आधार ही गड़बड़ा दिया है। इस संदर्भ में नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। यदि सम्मिश्रण सिद्धांत अपनाना हो तो फिर मूल तत्वों पर ध्यान न देकर सम्मिश्रण प्रतिक्रिया पर को महत्व देना होगा। यदि मूल पदार्थ की गरिमा को प्रमुखता दी जाए तो फिर उसे अकेले को ही अपना काम करने, परिणाम उत्पन्न करने का अवसर देना चाहिए। आधा मोर आधा बंदर मिला देने से तो कोई विचित्र प्राणी बन जाएगा। गोबर अपनी जगह उपयोगी है और गुड़ का अपना महत्व है। मिला देने पर तीसरा पदार्थ न खाने लायक रहेगा न लीपने उपने बनाने लायक। यही है एक औषधि से सभी रोगों की चिकित्सा का तत्व दर्शन। उस औषधि के अन्यान्य गुण नहीं है ऐसी बात नहीं, पर यदि वह एक संस्थान विशेष पर उपयोगी है तो उसे अपने प्राकृतिक स्वरूप में ही क्यों न दिया जाए। क्यों उसका सम्मिश्रण करके शरीर के लिए असमंजस की स्थिति उत्पन्न की जाए। आयुर्वेद में तो धातुओं, खनिजों, रसायनों के प्रयोगों की भी चर्चा है। उन्हें न दिया जाए, वे हानिकारक हैं, यहाँ यह नहीं कहा जा रहा है। वरन काष्ठ औषधियां
प्रकृति से जिस स्थिति में प्राप्त होती हैं उसी रूप में प्रयुक्त करने की आवश्यकता महत्ता बताई जा रही है। यूं तो शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अंगद, रसायन और वाजीकरण आयुर्वेद इन 8 तंत्रों में विभक्त है, परंतु यह स्वयं जिस मूल वेद अथर्ववेद का उपांग है उनमें वर्णन है कि किस प्रकार मात्र वनौषधियों से मनुष्य व पशु वर्ग की चिकित्सा आर्षकालीन वैज्ञानिक कर लेते थे। कण्व ऋषि को अंधत्व से, निषद पुत्र को बधिरता से विमुक्त करने, अतिवृद्ध कंकालसार च्यवन ऋषि को कायाकल्प द्वारा नवजीवन देने में इन औषधियों को किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता था, इसका वर्णन इन ग्रंथों में मिलता है। आर्ष चिकित्सा विद्या की यह विशेषता है कि उसने स्वतंत्र रूप से काष्ठादिक और धातुज औषधियों की उन्नति की है। हमारा उद्देश्य यहाँ काष्ठ औषधियों के एक औषधि अनुपान सहित प्रयोग द्वारा रोग निवारण है। यह पद्धति पूर्णतः शास्त्रोक्त है एवं सफल सिद्ध चिर पुरातन चिकित्सा प्रणाली है जो समय के साथ दुर्योगवश लोप हो गई। शास्त्रोक्त एकौषधि पद्धति को अब नए सिरे से पुनर्जीवन देना होगा। आयुर्वेद के कर्णधारों ने आरंभ में एक रोग में एक समय में एक ही जड़ी बूटी देने का निर्धारण किया था। सम्मिश्रणों की बात तो बहुत बाद में सूझी और बुद्धिमत्ता की ख्याति पाने के लिए लालायित लोगों द्वारा बाद में चलाई गई। संभव है उसमें संपन्न लोगों को अनोखेपन से प्रभावित करके चतुर कहलाने एवं धन को कमाने की बात सोची गई हो। यह भी हो सकता है कि भ्रांतिग्रस्त ईमानदारी भी इस निर्धारण में सहायक रही हो। जो हो, हमें भ्रम जंजाल का इतिहास और कारण खोजने की अपेक्षा तथ्यों को खोज निकालने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समय आ गया है कि चिकित्सा क्षेत्र में एकौषधि प्रयोग को नवजीवन प्रदान किया जाए। उसकी प्रामाणिकता एवं उपयोगिता सिद्ध करने में कुछ उठा न रखा जाए। जड़ी बूटियों की संख्या अगणित है, इतने पर भी गुण धर्म के हिसाब से उनके वर्ग अत्यधिक नहीं हैं। शुभारंभ की दृष्टि से यही सुविधाजनक पड़ेगा कि जो औषधियां सर्वत्र उगती हैं, सुविधापूर्वक कहीं भी मिलती हैं, उनमें से एक सीमित संख्या में इस प्रकार चुनाव किया जाए कि उसमें रोग निवारण के लिए आवश्यक सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सके। इस दिशा में ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान द्वारा इन्हीं दिनों ऐसा कदम उठाया गया है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। यज्ञोपैथी के आविष्कार प्रयोजन के लिए शांति कुंज, गायत्री कुंज में दुर्लभ जड़ी बूटियों का उद्यान लगाया गया है। शोध के लिए सही तौर पर ताजी औषधियों से ही काम चलता है। पंसारियों की दुकानों में वर्षों पुरानी सड़ी गली गुणहीन वस्तुओं से वह प्रतिफल उत्पन्न नहीं हो सकता जिसकी महिमा बताई और आशा लगाई जाती है। अपने यहाँ से ही जीवंत औषधियां लेकर उन्हें यज्ञ शोध में प्रयुक्त करने की दृष्टि से अपना उद्यान लगाना आवश्यक था। वह लगाया भी गया है और पनप तथा बढ़ भी रहा है। अब नया कदम यह उठ रहा है कि सामान्य औषधि उपचार में उपयोगी विभिन्न गुणधर्म वाले वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली जड़ी बूटियां चुनी जाए। उनके संबंध में शास्त्रकार एवं पाश्चात्य शोधकर्ता क्या अभिमत विवेचन प्रस्तुत करते रहे हैं, इसका संग्रह किया गया है। साथ ही निजी प्रयोग अनुसंधान को उसमें सम्मिलित करके ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयत्न किया गया है कि औषधियों के इस छोटे से समुदाय से ही कठिन रोगों की सरल चिकित्सा संभव हो सके। तुलसी के संबंध में पुरातन मान्यता यह है कि उस अकेली को ही अनुपान भेद से प्रयुक्त करते रहने पर समस्त रोगों की चिकित्सा हो सकती है। इस संदर्भ में एक पुस्तक भी छपी हुई है। उसका प्रयोग भी होता रहा है और उत्साहवर्धक प्रतिफल भी मिलता रहा है। इसी प्रकार गिलोय, असगंध जैसी औषधियों के संबंध में भी बहुत रोगों में प्रयुक्त होने वाली बात बहुचर्चित है। मसालों में से अधिकांश ऐसे हैं जिन्हें औषधि रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। हल्दी, जीरा, धनिया, लौंग, सोंठ आदि के गुण इसी प्रकार हैं। होम्योपैथी में एक औषधि एक मूल द्रव्य से बनती है।
बायोकेमिक नमक भी इसी आधार पर बनते हैं। डिशेन की दवाएं घोटी तो बहुत जाती हैं, पर बनती एक औषधि से ही है। यही नीति वनौषधियों के संबंध में अपनाई जानी चाहिए। इसके लिए प्राथमिक चुनाव कर भी लिया गया है। रोग निवारण व स्वास्थ्य संवर्धन हेतु 20 एवं परिशिष्ट में 5 जो औषधियां चुनी गई हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: मुलैठी, आंवला, हरण, बिल्व, अर्जुन, पुनर्नवा, अड़ूसा, भारंगी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, निर्गुंडी, सौंठ, नीम, सारुवा, अशोक, गोछुर, चिरायता, गिलोय, शतावर, असगंध। इनके अतिरिक्त तुलसी को अपवाद रूप में अलग से एक ही औषधि से अनेक रोगों की चिकित्सा के रूप में लिया गया है। परिशिष्ट में मात्र स्थानीय उपयोग के लिए हरिद्रा, घृतकुमारी, अपामार्ग, लहसुन, नीम को स्थान दिया गया है। इन्हें किस रोग में किस प्रकार दिया जाए, इसका स्वरूप निर्धारण यहाँ प्रस्तुत है। इस निर्धारण में शास्त्रीय अभिमत, अन्वेषणकर्ताओं के वैज्ञानिक निष्कर्ष एवं अपने निजी प्रयोगों में भूल पड़ने पर लाभ में कमी तो पड़ सकती है, पर उसमें कोई तत्व ऐसा नहीं है जो विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करे, हानि पहुंचाए। इस प्रयोग को व्यापक बनाने, लोक प्रचलन में सम्मिलित करने की दृष्टि से यह निश्चय किया गया है कि जहाँ भी प्रज्ञा संस्थान बने हैं, वहाँ उनको उगाने का प्रबंध किया जाए। सभी से कहा जाए कि वे आसपास थोड़ी जमीन का प्रबंध करें और उन्हें अपने क्षेत्र में उगाने के लिए पौधा नर्सरी की तरह एक छोटा उद्यान उसी प्रकार लगाएं जैसा कि बड़े रूप में शांति कुंज, गायत्री नगर में ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान द्वारा बढ़ाया गया है। ईसाई चर्चों में डिस्पेंसरी होती है, उसका दोहरा उपयोग होता है। पीड़ितों की सेवा के अतिरिक्त लोक सहानुभूति अर्जित करने और उस आधार पर धर्म प्रचार करने के लिए क्षेत्र बनाने की दोहरी सफलता मिलती है। प्राचीन काल के बौद्ध विहारों में भी ऐसी ही व्यवस्था थी। जिन दिनों देवालय जन जागृति के केंद्र थे, उन दिनों वहां शिक्षा के अतिरिक्त चिकित्सा के लिए भी प्रावधान था। पुरोहितों को कर्मकांडी ही नहीं, शिक्षक एवं चिकित्सक की योग्यता भी प्राप्त करनी पड़ती थी। प्रज्ञा संस्थानों में यही नीति अपनाई जानी चाहिए। अस्पतालों का, औषधालयों का व्यय भार उठा सकना तो हर जगह संभव नहीं हो सकता, किंतु जड़ी बूटी उगाने और उनके द्वारा निःशुल्क चिकित्सा का पुण्य लाभ सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। उपरोक्त औषधियों के गुण, धर्म, रोगों के लक्षण व उनका प्रारंभिक उपचार किस प्रकार किया जाए, इस संबंध में इस पुस्तक में संक्षिप्त विवेचन है। आवश्यकता पड़ने पर आगे इसे और विस्तार से प्रकाशित किया जा सके, यह प्रावधान भी रखा गया है। साथ ही यह प्रबंध भी किया गया है कि इन औषधियों को प्राकृतिक या सूखे रूप में शांति कुंज से उतने ही मूल्य पर प्राप्त किया जा सके जितनी की यहाँ पर लागत आती है। इस प्रकार हर प्रज्ञा संस्थान में 10-20 रुपए मासिक से या और भी कम बजट में ऐसा औषधालय चल सकता है जिसमें 20 मरीज प्रतिदिन लाभ प्राप्त करते रह सकें। इसमें सेवा धर्म का पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए, सहानुभूति अर्जित करने और प्रज्ञा अभियान के लिए वातावरण बनाने का दोहरा लाभ है। इन्हें कैसे दिया जाए, कौन इसके लिए सूचित अधिकारी हैं, इसके लिए एक माह के सृजन शिल्पी सत्रों में इस चिकित्सा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। प्राकृतिक स्वरूप में व चित्रों के माध्यम से प्रशिक्षार्थी इन औषधियों को पहचान भी सकें, उसका पूरा प्रबंध गायत्री तीर्थ में किया गया है।